तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के हमारे 20 डेज 20 क्वेश्चंस के डे 1 में। जी आपने सही सुना, आज से लेकर आगे के 20 दिनों तक हम लोग लगातार डेली 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी से, चाहे वो पार्ट 1 से हो या फिर पार्ट 2 से हो। तो ये सीरीज कंटिन्यू करने से आपको बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, और आप चाहे सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएमएस की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर 20 सवाल करने वाले हैं और बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। तो जो लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे 20 सवालों का सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो है वो हमारा आता है कि which article of the Indian Constitution establishes that elections shall be on the basis of universal adult suffrage। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्थापित करता है कि चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है वो भारत में वोट दे सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 326। ठीक है, आर्टिकल 326 में ये कहा गया है। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें, आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 370 में ये आपको पता भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। साथ साथ आर्टिकल 21A हमारा राइट टू एजुकेशन में आता है। तो 326 के बारे में हमने यहाँ पे जाना। ये जो 18 साल की उम्र है ये पहले 21 साल हुआ करती थी, लेकिन 1988 में इसको 21 साल से 18 साल पे ला दिया गया थ्रू द 61st अमेंडमेंट। ठीक है, उम्मीद है जिन लोगों ने ये पढ़ा है ऑलरेडी उनको ये पता होगा। साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स के जो टॉपिक्स है वो भी कंटिन्यूअसली चैनल पे कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे वो चैप्टर्स वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सारे चैप्टर्स को भी पढ़ रहे हैं और वीडियोस आपकी लगातार जा रही हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैसिव कंटिन्यूअस वॉल सराउंडिंग कुंभलगढ़ फोर्ट बिल्ट बाय राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ किले के चारों ओर बनी विशाल निरंतर दीवार की लंबाई कितनी है। तो आपकी जो कुंभलगढ़ फोर्ट है काफी लंबी है ना। राणा कुंभा जो आपका मेवाड़ डायनेस्टी है वहां पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम लोग राणा कुंभा के बारे में पढ़ते हैं, राणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल बात करें कि ये जो दीवार है वो 36 किलोमीटर जो है वो लंबी है। और बाकी तीनों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपके राणा कुंभा के बारे में हम लोग कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में समझते हैं, है ना, कि उन्होंने अरावली जो पहाड़ है जो अभी काफी चर्चे में भी थे, है ना, तो वो उसी अरावली पहाड़ पे उन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया है। बाकी बात करें राणा सांगा की तो उनकी बाबर से लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ खानवा 1527 में। ठीक है, आप उसको नोट कर सकते हो। और महाराणा प्रताप की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, महाराणा प्रताप की अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराणा प्रताप ने 1576 में लड़ाई करी थी किससे, अकबर से, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है इन द इंडियन पार्लियामेंट विच हाउस इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट हाउस बिकॉज इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। भारतीय संसद में किस सदन को स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कभी भंग नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या नियम सभा। मैं बता दूं विधानसभा और नियम सभा एक ही है। ठीक है, ये आपके स्टेट लेवल पे होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की, तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते। उल्टा इसके कुछ सालों, जैसे आगे क्वेश्चन है तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, कि हर कुछ सालों पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो यानी 6 सालों में इसका पूरा मेंबर एक बार में रिटायर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा इसका आंसर है। इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अभी करंट में 245 है, जिसमें से 233 आपके अलग अलग स्टेट से चुने गए हैं और बाकी जो 12 है वो प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड जैसे लिटरेचर, आर्ट, इन सब से, सोशल वर्क, इन सब से चुनते हैं। ठीक है, फिर लोकसभा की बात करें तो इसमें आपके कितने हैं, 550 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, अभी 543 मेंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए
आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर। पंजाब के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को भूमि जल के संबंध में अति शोषित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 50%, 30%, 80% या फिर 95%? क्या होगा इसका आंसर बताइए। जब हम लोग बात करते हैं पंजाब की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा था, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? जनक, MS स्वामीनाथन को। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे 80% हो जाएगा। 80% जो पंजाब की भूमि है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और साथ साथ इसके भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इतना यूज हुआ कि ये 30 मीटर नीचे जा चुकी है। तो ये डेटा और ये डेटा याद रखिएगा। इसी के साथ एक और चीज है, 2016 में सिक्किम जो है वो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनता है। कौन? सिक्किम। मतलब वहां कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं हो रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले सवाल पे आते हैं। विच स्मॉल वेपन शेप्ड लाइक टाइगर्स क्लॉ डिड छत्रपति शिवाजी यूज टू किल अफजल खान? यानी अफजल खान को मारने के लिए छत्रपति शिवाजी ने बाघ के पंजे के आकार के किस छोटे हथियार का उपयोग किया था? बताइए इसका आंसर। फिरंगी, तलवार, भाला या फिर वागनख? तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होगा इसका आंसर। वागनख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागनख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें, शिवाजी ने अफजल खान को मारा था कौन से फोर्ट पे मारा था? प्रतापगढ़ फोर्ट। ठीक है, प्रतापगढ़ फोर्ट। अब मैं होमवर्क जो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट पे लिखना है, वैसे वो मैं बीच में ही गए हुए सवाल में दूंगी ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग ने पूरी वीडियो देखी। ठीक है, आगे चलते हैं। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज डिजाइन टू कट इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय व्हाट परसेंटेज? यानी नई संसद भवन को बिजली के उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करने के लिए डिजाइन किया गया है? 30%, 10%, 50% या 20%? तो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें आपका थोड़ा इकोसिस्टम बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो कितनी प्रतिशत बिजली जो है वो कम अब खपत हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30% बिजली जो है वो कम हुई है। अब मैम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है तो ये हमारा संसद भवन है, लेकिन जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका क्या हुआ? तो उसको अब संविधान सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान सदन, याद रखिएगा। आगे आते हैं। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी द सेकंड अलेक्जेंडर ऑन हिज कॉइन्स? यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या इल्तुतमिश? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो बनता है 1296 में राजा और 1316 तक राजा रहता है। इसने काफी हिंदू सेंटर्स पर अटैक किया था, मंगोल से हमें प्रोटेक्ट किया था। इसके मिलिट्री स्लेव का नाम क्या था? मलिक काफूर, उसी को ये भेजा करता था। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द 1806 वेलोर म्यूटिनी वाज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो साउथ में आपका रिवॉल्ट हुआ था वेलोर में 1806 में, वो किस कारण से हुआ था? हाई लैंड टैक्सेस, न्यू यूनिफॉर्म रेगुलेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप या फिर एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? बताइए क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रेगुलेशन आए थे ऐसे कि आपको इस तरह की यूनिफॉर्म पहननी है, जिसके कारण रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो अलग अपने धर्म से रिलेटेड चीजें पहनते थे उनको काफी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बाद म्यूटिनी होती है। यानी 1857 से पहले भी एक सैनिकों ने क्रांति करी थी। म्यूटिनी क्या होता है? सैनिकों के द्वारा की गई क्रांति, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फोकलोर व्हाट रिमार्केबल साइट डिड हरिहर एंड बुक्का विटनेस एट हम्पी? लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार हरिहर और बुक्का ने हम्पी में कौन सा उल्लेखनीय दृश्य देखा था? अ लायन चेजिंग अ डियर, a peacock dancing in the rain, a hare chasing a pack of hounds, या an eagle carrying a snake? अब आपको जो इसका आंसर है वो कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क में मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन हाँ, तो ये आपका होमवर्क है। फिलहाल मैं बाकी चीज अगर बात करूं तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी अपने गुरु विद्यारण्य के कहने पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ साथ ये विजयनगर एम्पायर खत्म कब होता है? 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा में। किसमें? बैटल ऑफ तालीकोटा में ये चीज खत्म होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो आप इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। और कुछ अगर आप जानते हो, जैसे कृष्णदेव राय जैसे ग्रेटेस्ट रूलर कब से कब तक रूल किया, 1509 से 1529 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। Which cursive script was primarily used by the Marathas for their official correspondence? मराठों द्वारा अपने आधिकारिक पत्राचार के लिए मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? देवनागरी, पर्शियन, मोडी या फिर ब्राह्मी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन से समझ में आता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप देखें तो मोडी स्क्रिप्ट का यूज होता था, भाषा उनकी संस्कृत या मराठी हुआ करती थी। ये ध्यान रखिएगा, मराठों की भाषा संस्कृत या फिर मराठी और स्क्रिप्ट उनकी मोडी। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में आंसर से तो वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन हाँ बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आंसर्स है और साथ साथ ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारे स्कूल शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A money bill concerned with financial matters like taxation can be introduced only in the कर जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित धन विधेयक केवल डैश में पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या प्रेसिडेंट ऑफिस। तो ये हमने पढ़ा है कि जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा यानी लोअर हाउस में दिखाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। बाकी सारे राज्यसभा में हो सकते हैं, लेकिन जब मनी बिल की बात करते हैं तो आपका लोकसभा ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, वन लाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। इन विच ईयर डिड इंडिया चेंज द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया भी, और ये आपको पता होना चाहिए। भारत ने किस वर्ष मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी? 1988, 1947, 1950, 1991। बताइए कब हुआ था ये चीज? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1988। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 61वां संवैधानिक संशोधन के तहत ये किया गया था। आगे बात करें, 1947 में हम आजाद हुए थे, 1950 में हम गणतंत्र हुए थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, और 1991 में हमने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। चलिए आगे चलते हैं। Which historic Gurudwara in Delhi marks the site where गुरु तेग बहादुर वॉज beheaded in 1675? 1675 में यानी दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक गुरुद्वारा उस स्थान को चिन्हित करता है जहां 1675 में गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया गया था? गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा सिसगुंज साहिब, गुरुद्वारा रकबगंज साहिब या फिर गुरुद्वारा नानक पिया? तो तेग बहादुर को किसने सर कलम करने का आदेश दिया था? तो वो था आपका औरंगजेब। ठीक है, और ये कौन सा आपका गुरुद्वारा था? तो गुरुद्वारा सिसगुंज साहिब वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपके गुरु अर्जन देव थे जिनको एग्जीक्यूट किया था किसने? अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जहांगीर ने करवाया था वैसे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। What refers to the percentage of people aged 15 and above who can read and write with understanding? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन लोगों के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, स्किल डेवलपमेंट रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट या प्राइमरी एजुकेशन लेवल? क्या होगा इसका आंसर? तो हम लोग बात करें सिर्फ लिटरेसी रेट के, तो जो 7 साल के बच्चे होते हैं उसके ऊपर जो पढ़ लिख सकते हैं वो आपका लिटरेसी रेट होता है। उसी तरीके से 15 साल के ऊपर के लोग जो पढ़ लिख सकते हैं समझ के साथ, उनको कहते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इंडिया का एडल्ट लिटरेसी रेट और साथ साथ लिटरेसी रेट क्या है, कितना परसेंट है। ठीक है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। आगे चलते हैं। The tax levied by the Marathas amounting to 25% of a province's revenue was known as? मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर जो किसी प्रांत के राजस्व का 25% होता था क्या कहलाता था? चौथ, सरदेशमुखी, जजिया या फिर जकत? बताइए क्या होगा इसका आंसर? चौथ होगा या सरदेशमुखी? मराठों का जो टैक्स होता था याद होगा आपको क्या था? चौथ होता था। ठीक है, सरदेशमुखी तो एक्स्ट्रा 10% लिया जाता था, अगर आपको याद है तो याद रखिएगा। जजिया मुस्लिम लोग लेते थे हिंदू लोगों से, है ना, जिसको बंद किसने कराया था? अकबर ने, लेकिन फिर से चालू किसने कराया था? औरंगजेब। ठीक है, आगे आते हैं। Which three inputs are specifically highlighted as the main factors of production for growth and productivity? विकास और उत्पादकता के लिए उत्पादन के मुख्य कारकों के रूप में किन 3 इनपुट यानी निवेश पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस, मार्केट्स, बैंक्स एंड ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड रेवेन्यू? क्या हो जाएगा? ऐसे तो 4 है, क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता।
तो हमारा आंसर क्या होगा, यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the geometric shape of the new parliament building in Delhi? दिल्ली में नए संसद भवन का ज्यामितीय आकार क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। स्क्वायर है, सॉफ्ट ट्राइंगल है, सर्कुलर है या हेक्सागोनल है। क्या होगा इसका आंसर, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शेप आपका क्या है, सॉफ्ट ट्राइंगल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवेल आनंद मठ वॉज इंस्पायर्ड बाय विच रेबेलियन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ जो कि 1882 में लिखा गया था, किस विद्रोह से प्रेरित था? सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन, ग्रेट रेबेलियन, इंडिगो रिवॉल्ट या संथाल रेबेलियन? क्या हो जाएगा, सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन, जो आपका कब होता है बताइए, कब होता है, किसी को याद है? जब पहला आपका फेमाइन आया था 1772 के करीब, तब हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्होंने नॉवेल लिखी थी और इसी नॉवेल में वंदे मातरम इंक्लूड किया गया था। हालांकि वंदे मातरम पहले ही बनाया गया था बंगाली में, वंदे मातरम नाम से, जो आपका 1875 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, याद रखना इसको। आगे आते हैं, द सिलेक्ट पीरियड इन अ पार्लियामेंट्री सेशन वेयर एमपीज कैन आस्क मिनिस्टर्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड? संसदीय सत्र में वह विशेष अवधि जिसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं क्या कहलाती है? 0 आवर, फर्स्ट आवर, बजट सेशन या फिर रिसेस? क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग, बताइए। 0 आवर कहते हैं क्या, जो एक पीरियड होता है जहां पे एमपीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पहले घंटे में सवाल पूछते हैं उसको हम लोग क्वेश्चन आवर कहते हैं, लेकिन जो ऐसे एक पीरियड सेट किया जाता है कि हाँ इस पीरियड में आप पूछ सकते हो, उसको 0 आवर कहते हैं, याद रखिएगा। आखिरी सवाल आज का आते हैं, हाउ ऑफन डू 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी बार सेवानिवृत्त होते हैं? एवरी ईयर, एवरी 4 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स या एवरी 6 ईयर्स? इसका आंसर हो जाएगा एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में जो है वो राज्यसभा के मेंबर रिटायर होते हैं, तो जिसके कारण 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हुए तो 6 साल में सारे मेंबर्स चले जाते हैं। तो जो आपके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं ना, तो हर 2 साल में बस उनके लिए इलेक्शन होता है, पूरे के लिए एक साथ इलेक्शन नहीं होता। कौन से सिस्टम से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो सारे एक तरीके से क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर ये सारे चैप्टर जिनसे सवाल आया था डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए या तो आप हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से जाके और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां पे भी कॉल कर सकते हो। तो ये था हमारा डे 1। उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये 20 सवाल करके। ऐसे ही हम लोग हर तरीके के सवाल जो है वो लाने वाले हैं आगे के दिनों में, 20 दिनों तक लगातार। तो कौन कौन बना रहेगा कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम जरूर बताना, ठीक है? मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लो, क्योंकि आगे के वीडियोस मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।